हेलो एंड वेलकम टू वेकअप। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथ्स का स्टैंडर्ड पेपर जो आपके प्री बोर्ड्स में पिछले साल पूछा गया था। इससे पहले की वीडियो में हम लोग सेक्शन ए, सेक्शन बी कवर कर चुके हैं। तो आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन सी से। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। क्वेश्चन इज एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सेंट्रल एंगल 120 डिग्री ऑफ अ सर्कल इज 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ दिस सेक्टर। सो इस क्वेश्चन में हमें एरिया ऑफ सेक्टर गिवन है, यानी कि अगर मैं सेंटर से दो रेडियस बनाती हूँ तो बच्चों इस रीजन को हम बोलते हैं सेक्टर। ठीक है, इसका जो एरिया है वो कितना गिवन है 462। तो एरिया ऑफ सेक्टर हमें कितना दे रखा है 462। और एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में जो थीटा है उसकी वैल्यू है 120। तो हम यहाँ लिखेंगे 120 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई में पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7 और आर की वैल्यू हमें नहीं पता। ओके, सो इसको अब सॉल्व कर लेते हैं सो दैट हमें आर की वैल्यू मिल जाएगी। सो 462 मल्टीप्लाई में 360 मल्टीप्लाई में 7 डिवाइडेड बाय 120 इंटू में 22। कैसे किया, जितनी भी चीज़ें ये डिवाइड में थी ना उनको इधर लेके जाएंगे तो वो मल्टीप्लाई में हो जाएंगी, और जो ऊपर वाली चीज़ें जो मल्टीप्लाई में है वो इक्वल टू के साइड में जाकर डिवाइड में हो जाएंगी। तो इसको सॉल्व करते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 12 1 ज़ा 12 3 ज़ा 11 2 ज़ा 11 4 ज़ा 44 और ये जाएगा 2 पे। ठीक है, अब 2 1 ज़ा और ये हो गया 21। राइट, सो हमारे पास बचा 21 मल्टीप्लाई 7 3 ज़ा 21। ओके, और इक्वल टू में बच्चों हमारे पास है आर स्क्वायर। राइट, अगर मैं इस स्क्वायर को यहाँ पे हटाती हूँ तो यहाँ लगेगा रूट, और रूट में अगर दो चीज़ें हैं तो बाहर क्या आती है सिर्फ एक चीज़, तो आपका जो रेडियस हो जाएगा वो हो जाएगा 21। ठीक है, सो रेडियस हमें मिल गया 21, पर क्वेश्चन में हमें फाइंड करना था लेंथ ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। तो बच्चों लेंथ का जो फॉर्मूला होता है ना, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई में 2 पाई आर। ठीक है, थीटा की वैल्यू कितनी है 120 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई 2, पाई की वैल्यू होती है 22/7 और रेडियस हमने निकाला 21। इसको कट करेंगे सो ये 3 पे जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 3 3 से 3 कैंसिल, तो आपका आंसर आ जाएगा 44। ठीक है, सो 44 सेंटीमीटर इज़ द लेंथ ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ एक्स साइन क्यूब थीटा प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा कॉस थीटा एंड एक्स साइन थीटा इज इक्वल्स टू वाई कॉस थीटा, देन प्रूफ दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको इन दोनों को ब्रेक करना है। कैसे, देखो एक्स साइन थीटा, ब्रैकेट के बाहर हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पर क्यूब था ना तो क्यूब को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, साइन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। ओके, प्लस का साइन है प्लस लगाएंगे, इसी तरीके से वाई कॉस क्यूब थीटा को भी ब्रेक करेंगे, तो ये बन जाएगा वाई कॉस थीटा और ब्रैकेट में रहेगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और जो इक्वल्स टू में लिखा है उसको एज इट इज़ रहने देंगे, यानी कि साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो अब हम इसको एज इट इज़ लिखेंगे, एक्स साइन थीटा ये है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई कॉस थीटा किसके बराबर है, तो यहाँ से चेक करो, वाई कॉस थीटा एक्स साइन थीटा के बराबर है। कैन यू सी, वाई कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एक्स साइन थीटा, ये हमें गिवन है, तो मैं वाई कॉस थीटा की जगह लिख सकती हूँ एक्स साइन थीटा और ब्रैकेट के बाहर रहेगा कॉस स्क्वायर थीटा, और इक्वल में जो भी दे रखा है ना ये वाली चीज़ उसको हम एज इट इज़ लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद एक्स साइन थीटा को कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इक्वल टू में जो ये चीज़ दे रखी है ना ये वाली चीज़ उसको एज इट इज़ लिखेंगे यहाँ पर। ओके, अब ये जो है ना ये आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब होता है 1, तो ये हो जाएगा एक्स साइन थीटा 1 इज इक्वल्स टू साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ से अगर x की वैल्यू को फाइंड करना है तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी कॉस थीटा। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई कॉस थीटा। इसी तरीके से हम y की वैल्यू को भी निकालेंगे। देखो x साइन थीटा जो है वो y कॉस थीटा के बराबर है, तो y कॉस थीटा अगर मैं लिखती हूँ
एक्स साइन थीटा की जगह पर, तो क्या मुझे वाई की वैल्यू मिल सकती है? येस, वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो वाई की वैल्यू हो जाएगी साइन थीटा। तो मुझे क्या मिला? एक्स की वैल्यू मिली कॉस थीटा और वाई की वैल्यू मुझे मिली साइन थीटा। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमसे बोला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्रूफ करना है 1 के इक्वल। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू है कॉस स्क्वायर थीटा और वाई की वैल्यू है साइन स्क्वायर थीटा, और ये तो आइडेंटिटी है, और इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। हैंस प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ABC ट्राइंगल आर A72 B910 C14 if E and F are the midpoints of AB and AC respectively prove that EF is equals to half of BC। तो बच्चों इस क्वेश्चन में ना हम सबसे पहले एक ट्राइंगल को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इसके वर्टिसेस हैं A B C। ठीक है, A का कोऑर्डिनेट हमें दे रखा है 7 2, B का कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 9 10 और C का कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 1 4। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों को मिड पॉइंट्स गिवन है। ए बी का मिड पॉइंट है ई और ए सी का मिड पॉइंट है एफ। बच्चों इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स हमें नहीं पता है, तो हम लेट कर लेते हैं ई के कोऑर्डिनेट एक्स वाई और एफ के कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं एम एन। ठीक है, तो अगर मुझे इन मिड पॉइंट्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो देखो ये एक लाइन है। ठीक है, लाइन है और ये मिड पॉइंट है, तो ये मिड पॉइंट है तो इसकी जो रेशियो होगी वो 1:1 होगी, यानी कि M1 और M2 की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी दोनों की वैल्यू, राइट। और हमें X1 X2 Y1 Y2 ये सब गिवन है, तो हम लोग अगर कोऑर्डिनेट्स निकालें तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ना, M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन में M1 प्लस M2 इज इक्वल्स टू एक्स। तो इस फॉर्मूले से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। सिमिलरली हम y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, राइट। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 8 और y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6। ठीक है, इसी तरीके से f भी तो मिड पॉइंट है ना, तो f का भी हम निकालेंगे तो m की वैल्यू आ जाएगी 4 और n की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, तो हमें x और y कोऑर्डिनेट्स मिल गए जो कि कोऑर्डिनेट्स थे ई पॉइंट के, है ना। ई हमारा मिड पॉइंट था, उसके कोऑर्डिनेट्स थे एक्स वाई जिनकी वैल्यू हमें क्या मिल गई है? 8 6। इसी तरीके से एफ हमारा मिड पॉइंट था और उनके कोऑर्डिनेट्स थे एम एन और उसके कोऑर्डिनेट्स भी हमें मिल चुके हैं, दैट इज़ 4 और 3। ठीक है, अब हमें प्रूफ करना है कि जो ई एफ है ना वो हाफ है किसका? बी सी के। तो एक बात बताओ बच्चों, अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास लाइन थी ई और एफ, तो ये लेंथ हम निकाल सकते हैं। येस ऑफ कोर्स वी कैन फाइंड दैट। कैसे? हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हम ई एफ की बात कर रहे हैं, तो ई एफ के कोऑर्डिनेट्स हम लोगों को पता है। इसके कोऑर्डिनेट है 8 6 और इसके कोऑर्डिनेट्स है 4 3। ठीक है, ये आपका x1, दिस इज़ x2, दिस इज़ y1, दिस इज़ y2। तो इन सारी वैल्यूज़ को हम इसमें पुट करेंगे तो इसका जो डिस्टेंस होगा ना बच्चों, इसका डिस्टेंस आएगा आपके पास 5। ठीक है, सॉल्व करने पे आपका आंसर आएगा 5 इस तरीके से। और इसी तरीके से हम निकालेंगे बी सी का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस। बी की वैल्यू भी हमें पता है, सी की वैल्यू भी हमें पता है। इन दोनों ही कोऑर्डिनेट्स को हम इस फॉर्मूले के अंदर दोबारा पुट करेंगे और जो हमारा आंसर आएगा वो होगा 10। हमारे पास ई एफ की वैल्यू आ गई बच्चों 5 और बी सी की वैल्यू कितनी आ गई? 10। ठीक है, ठीक है, और हमसे बोला गया था हमें ये प्रूफ करना है ई एफ इज़ इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी। तो ये तो दिख रहा है ना, ई एफ जो है वो आधा है किसका? बी सी के, क्योंकि ये 5 है ये 10 है तो ये इसका आधा है, तो हम लिख सकते हैं ई एफ इज़ इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर एक्स। बच्चों इसमें हमें एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है, तो कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ पर ना हम सबसे पहले डी यानी कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू को फाइंड करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है बी का स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, यहाँ पर बी क्या है बच्चों? बी की वैल्यू है जो एक्स का कोऑर्डिनेट है, यानी कि -6b का स्क्वायर। ठीक है, 4 का 4 लिखेंगे। ए जो होता है दैट इज़ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 9। सी का मतलब होता है ये जो कांस्टेंट है, यानी कि A4 माइनस B4। ठीक है, ये माइनस में जाएगा।
नाउ अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा 36b⁴, क्योंकि 2 2 ज़ा 4 होता है, माइनस 4 9 ज़ा 36, ठीक है। और यहाँ पर है -a4, माइनस माइनस होता है +b4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 36b4 माइनस माइनस हो जाएगा +36a4 और माइनस प्लस होता है बच्चों माइनस, ठीक है। 36b4, सो 36b4 कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा D36a4, ठीक है। तो D की वैल्यू जो है ना वो 36a4 आई है। यहाँ पर D की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है ना, तो हम रूट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? हमारे पास एक फॉर्मूला होता है x इज इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस √d/2a, ठीक है। इसकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। b की वैल्यू क्या है बच्चों? 6b², ठीक है, माइनस प्लस माइनस डी की वैल्यू है बच्चों 36a4 जो हमने अभी फाइंड करी थी, और 2 × 9, ये बन जाएगा 6b² प्लस माइनस 36 का जो रूट होता है वो 6 होता है, और a4 का होता है a² अपॉन में 9 2 ज़ा होता है 18। 6 को कॉमन निकालेंगे बाहर तो अंदर बचेगा b² प्लस माइनस a², और नीचे बचेगा 18। इसको कट करेंगे 6 1 ज़ा 6 3 ज़ा, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई? x इज इक्वल्स टू b² प्लस माइनस a² अपॉन में 3। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर x। तो इस क्वेश्चन में x की वैल्यू को फाइंड करना है। लेट्स सी कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जो 1/x है ना, इसको हम इक्वल टू के साइड में लेके जाएंगे, तो ये बन जाएगा -1/x, और यहाँ से ये हट जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम LCM लेंगे इसका, ठीक है। सो इसका जब LCM लेंगे तो ये बन जाएगा 4pq, तो ये बन जाएगा 2q प्लस यहाँ पे 2q है और यहाँ पे 4q है, तो हमारे पास बचेगा क्या? 2p, ठीक है। आई होप आपको LCM लेना आता है। उसके बाद इसका LCM लेंगे तो ये बन जाएगा x प्लस 2p प्लस 2q, ठीक है। तो ऊपर बचेगा, अब ये वाली चीज़ तो है, x नहीं है तो यहाँ लिखेंगे x, माइनस यहाँ पे x है और ये नहीं है तो हम इसको लिख देंगे x प्लस 2p प्लस 2q। अब यहाँ से 2 को कॉमन निकालेंगे, अंदर बचेगा q प्लस p अपॉन में 4pq, ये कटेगा तो ये बनेगा 2, राइट। तो इसको हम लिख सकते हैं q प्लस p अपॉन में 2pq, क्योंकि वो कट गया था। दैट इज़ इक्वल्स टू x माइनस x, ब्रैकेट को खोल देंगे, ठीक है। तो ये बन गया, और नीचे बचेगा x प्लस 2p प्लस 2q, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम इसको कट कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों सेम है और साइन अलग अलग है, ठीक है। अब यहाँ से -2 को कॉमन निकालेंगे। अगर हम -2 को कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा p प्लस q, और जब ये जो है नीचे जाएगा तो ये नीचे बनेगा p प्लस q, तो ये कट जाएंगे। सो हमारे पास बचेगा 1 में 2pq इज इक्वल टू -2 में x प्लस 2p प्लस 2q। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा x प्लस 2p प्लस 2q इज इक्वल टू -2pq। अब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये बनेगा x² प्लस 2px प्लस 2qx, माइनस का साइन अगर इधर लेके आएंगे इक्वल टू के साइड में तो ये बन जाएगा प्लस 4pq, ठीक है। अब इसमें से हम x को कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा x प्लस 2p, यहाँ से हम 2q को कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा x प्लस 2p, ठीक है। तो हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए, x प्लस 2q और दूसरा फैक्टर आ गया x प्लस 2p, ठीक है। तो x की वैल्यू हो जाएगी -2q और दूसरी वैल्यू हो जाएगी -2p। कैसे? हमें क्या करना होता है, जब भी हम रूट्स निकालते हैं तो इक्वल टू में 0 रख देते हैं, तो x यहीं रहेगा और ये वाली चीज़ नेगेटिव में चली जाएगी, ठीक है। तो x की वैल्यू हो गई -2q और x की वैल्यू दूसरी वाली हो गई -2p, ठीक है।
तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ड मार्क्ड विद द नंबर 3, 4, 5 to 50 आर प्लेस्ड इन अ बैग। तो एक बैग के अंदर हमने इतने सारे नंबर्स को डाला है। वन कार्ड इज़ ड्रॉन एट रैंडम, हमने एक कार्ड को बैग से निकाला। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द कार्ड ड्रॉन इज़ डिविजिबल बाय 7। हमें पता लगाना है कि जो नंबर हमने निकाला है वो 7 से डिविजिबल होना चाहिए। तो इनके बीच में कौन कौन से नंबर है जो 7 से डिविजिबल होंगे? 7, 14, 21, 28, 35, 42 और 49, है ना। 56 तो हम लेंगे नहीं क्योंकि वो बड़ा हो जाएगा। तो ये सारे नंबर हो गए। कितने नंबर है ये? 7। और टोटल कितने थे? 48, क्योंकि ये पूरे 50 नंबर नहीं है, 1 और 2 तो गायब है ना, तो हम 48 टोटल नंबर लेंगे। ठीक है, टोटल नंबर 48 है और उसमें से 7 नंबर्स डिविजिबल हैं 7 से, राइट। नेक्स्ट है अ परफेक्ट स्क्वायर। बच्चों परफेक्ट स्क्वायर होता है 4, 9, 16, 25, 36 और 49। ठीक है, 64 को हम नहीं लेंगे क्योंकि वो बड़ा हो जाएगा 50 से। तो यहाँ पर कितने नंबर्स हैं? 6 और टोटल नंबर कितने हैं? 48। सो दिस इज़ द प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट हमसे पूछा है द मल्टीपल ऑफ 6। मल्टीपल ऑफ 6 क्या होता है? 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 और 48। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 8/48। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। Question number 31 is, the sum of the 4 consecutive number in AP is 32 and the ratio of the product of the first and the last term to the product of two middle term is 15. Find the number. हमें नंबर को फाइंड करना है। तो बच्चों इस क्वेश्चन में ना हमें 4 कॉन्सिक्यूटिव नंबर को चूज़ करना है। तो हमेशा जब भी कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स पूछे ना 4, तो AP वाले कोई भी क्वेश्चन हो उसमें हमेशा आप 4 ये नंबर्स को चूज़ करना। सो ये नंबर जो है ना ये 4 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स होंगे AP के हमेशा। ठीक है, अब इन्होंने बोला है इनका जो सम है ना वो 32 के बराबर है। तो इनका सम कर दो फटाफट से, प्लस प्लस कर दो सबको। ये किसके बराबर हो जाएगा? 32 के बराबर हो जाएगा। ये सारे जितने भी A हैं इनको काउंट करेंगे तो ये हो जाएगा 4A। ठीक है, और D's को काउंट करेंगे तो -3D, -D प्लस D कैंसिल और दिस इज़ +3D, तो ये भी कैंसिल, राइट। सो 4A की वैल्यू हो गई 32 और A की वैल्यू हो जाएगी 32 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज़ 8। सो A की वैल्यू आ गई बच्चों 8। फिर उन्होंने बोला है द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म हमने क्या चूज़ करी थी? A - 3D, राइट। इसका प्रोडक्ट करना है हमें लास्ट टर्म के साथ और लास्ट टर्म हमारी थी A + 3D। ठीक है, A की वैल्यू हमें पता है ना बच्चों, 8 - 3D, 8 + 3D। तो A - B, A + B आइडेंटिटी होती है ना A² - B² की। तो हम इसको लिख सकते हैं A का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर, दैट इज़ 64 माइनस B का स्क्वायर। B का स्क्वायर का मतलब क्या है? इसका स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 9D²। ठीक है, सो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। ठीक, अब हमें चाहिए प्रोडक्ट ऑफ 2 मिडल टर्म्स। सो मिडल टर्म्स हमने क्या ली थी? A - D और दूसरी हमने ली थी A + D। ठीक है, A की वैल्यू हमने रखी है 8, तो ये हो जाएगा हमारा 8 8 ज़ा 64 माइनस D का स्क्वायर। ठीक है, अब इन्होंने बोला है जो रेशियो है ना, रेशियो इन दोनों की रेशियो, इसकी और इसकी रेशियो, वो किसके बराबर है? 7:15 के बराबर है। यहाँ लिखा है 7:15। ठीक है, तो हमें नंबर को फाइंड करना है। सो रेशियो का मतलब होता है डिवाइड। तो 64 माइनस 9D का स्क्वायर, ये क्या है? प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। फिर है प्रोडक्ट ऑफ 2 मिडल टर्म जो हमने अभी फाइंड किया, 64 माइनस D का स्क्वायर। इन दोनों का रेशियो किसके बराबर है? 7:15 के बराबर है। ठीक है, अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 15 64 माइनस 4D का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 64 माइनस D का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को और D की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो बच्चों D की वैल्यू जो आएगी ना आपकी सॉल्व करने पर वो आएगी 2। ठीक है, तो इस तरीके से आप सॉल्व करना, D की वैल्यू को फाइंड कर लेना। नाउ यू नो द वैल्यू ऑफ A दैट इज़ 8
और डी की वैल्यू भी आपको पता चल गई, दैट इज़ 2। और ये हैं आपके सारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, राइट। इन सारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में आप वैल्यूज़ को पुट कर देना। सो ए की वैल्यू 8 और डी की वैल्यू हमने निकाली 2, तो ये हो जाएगा आपका 8 - 6 दैट इज़ 2। तो फर्स्ट नंबर आ गया 2। इसी तरीके से दूसरा नंबर निकालेंगे, दैट इज़ 8 - 2, ये आ गया आपका 6। 8 + 2, तो ये आ गया आपका 10। 8 + 3 × 2 दैट इज़ इक्वल्स टू 14। तो चारों नंबर्स हमने निकाल लिए, ठीक है, 2, 6, 10 एंड 14। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। आगे आने वाली वीडियो में हम लोग सेक्शन डी, सेक्शन ई को कवर करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग एंड मीट यू टुमारो।